नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएलसी पाठशाला में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का हमारा पहला चैप्टर रिसोर्सेस। चैप्टर को शुरू करने से पहले जरा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 3 से 4 नंबर की इसकी वेटेज है, ठीक है। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आती है टाइप्स ऑफ सॉइल, उससे पहले रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके टॉपिक्स मैं आपको जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स पे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस टॉपिक से क्या किस तरीके के क्वेश्चंस जो वो पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। जैसे आप लोग कई सारी वीडियोस में आए हैं मेरे साथ। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग फर्दर वीडियोज अगर आती हैं तो उनके नोटिफिकेशन आपको आती रहें। और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को, जिसका नाम है रिसोर्सेज। रिसोर्स का मतलब क्या है बेसिकली? देखिए, रिसोर्स को अगर मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो रिसोर्स इज एनीथिंग। रिसोर्स इज एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड, यानी रिसोर्स वो हर चीज है जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता है। लेकिन ऐसे तो भाई रिसोर्स तो हर चीज़ है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर मैं एयर कंडीशनर का एग्जांपल हूं तो वो एक रिसोर्स है। अगर मैं टेबल फैन का एग्जांपल हूं तो वो एक रिसोर्स है। अगर मैं एक हैंड फैन का एग्जांपल हूं तो वो एक रिसोर्स है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एसी फॉर अ पुअर मैन एक रिसोर्स होगा? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। जब कोई चीज़ मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो वो मेरी रिसोर्स कैसे? बेशक मैं जानता हूं कि हाँ वो जब मैं उसको यूज़ करूंगा तो मेरा वो रिसोर्स बन जाएगा, मेरी नीड को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन मैं उसको खरीद ही नहीं सकता यार। तो जब मैं खरीद ही नहीं सकता तो भाई किस बात का रिसोर्स है भाई तू? तो हम लोग रिसोर्स की डेफिनेशन को जरा ना इलेबोरेट कर देते हैं और इसको जरा और डिटेल में देखते हैं जरा क्या है रिसोर्स की। आप लोगों ने एक जनरल डेफिनेशन तो दे दी कि हाँ भाई जो इंसान की नीड को पूरा करे वो रिसोर्स कहलाता है, लेकिन मैं आपको इसका एक जरा निमोनिक देता हूं, वो याद रखिएगा, टेफ्का। अकॉर्डिंग टू टेफ्का सबसे पहला कि रिसोर्स वो है जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं, उसको अपने तक ला सकते हैं। सेकंड, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब है कि मेरी परचेजिंग पावर में होना चाहिए, मैं उसको अफोर्ड कर सकूं और मेरी परचेजिंग कैपेसिटी में वो आना चाहिए। थर्ड, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है कि भाई वो रिसोर्स को जब मैं यूज करूं तो उससे किसी दूसरी कम्युनिटी का नुकसान ना हो, किसी और को नुकसान ना दे, नेशन का डेवलपमेंट हिंडर ना हो, उससे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो रिसोर्स कई मायनों में सिर्फ और सिर्फ नीड सेटिस्फाई करने से भी ज्यादा है, जिसमें स्टार्ट किया हम लोगों ने टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। एक जरा रिलेशनशिप समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोग, ठीक है। एक तरफ मैं रखता हूं नेचर को, एक तरफ मैं रखता हूं टेक्नोलॉजी को, एक तरफ मैं रखता हूं इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। अब जरा हम लोग इस पूरी टेबल को समझते हैं। ये हम लोग के बेसिकली क्या समझ रहे हैं? द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। समझिएगा जरा, ह्यूमंस के जितने भी रिसोर्स, यानी ह्यूमंस जितने भी रिसोर्सेस की बात करते हैं, असल में उस सबका पूरा सोर्स क्या है? उसका सोर्स है नेचर। यानी कि सारे रिसोर्सेस आ कहां से रहे हैं? नेचर से। भाई सारे रिसोर्सेस का सोर्स क्या है? नेचर। रॉ मटेरियल कहां से आता है भाई? नेचर। बिल्कुल सही। वहीं जब मैं बात करूं, हम लोग इस नेचर को एक्सेस कैसे कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि जब तक मेरे पास कुल्हाड़ी नहीं होगी मैं तब तक पेड़ कैसे काटूं? तो नेचर से मुझे रिसोर्स मिल जाते हैं और मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से मैं उसको एक्सेस कर पाता हूं। और जब हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर को एक्सेस करते हैं, फर्दर हम लोग क्या बनाते हैं? उससे बनाते हैं इंस्टीट्यूशंस। यानी इंस्टीट्यूशंस आर दी यूजफुल थिंग्स विच ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट आउट ऑफ नेचर। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझते हैं, जंगल में पेड़, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स ने मदद ली किसकी? एक्स की, ठीक है। एक्स की मदद से इन्होंने पेड़ को काटा। पेड़ को काटने पर इन्होंने फर्दर क्या बनाया? इन्होंने बनाया फर्नीचर। तो नेचर को एक्सेस कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये जो कुल्हाड़ी है ये हाथों से तो बनाई नहीं गई, बेसिकली हाथों से बनाई गई, मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई।
और फर्दर इन्होंने क्या बना दिया, फर्नीचर। तो विदाउट नेचर, विदाउट टेक्नोलॉजी हम कोई भी यूजफुल थिंग जो है वो नहीं बना सकते, विच मीन्स ये एक इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन बींग्स, टेक्नोलॉजी, नेचर एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब रिसोर्सेज की जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जा सकता है कई सारे बेसिस पर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो हैं जो लिविंग फॉर्म में है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सच एज द फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब बायोटिक में आते हैं। एबायोटिक, बायोटिक को छोड़कर जितने भी रिसोर्स हैं वो सिर्फ एबायोटिक है। बेसिकली मैं इनको लिविंग, नॉन लिविंग एलिमेंट्स में डालूंगा। ठीक है, नॉन लिविंग एलिमेंट्स सच एज वुड, आयरन, ये सब एबायोटिक रिसोर्स है। ठीक है, फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से हमारे पास दो तरह के रिसोर्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। बेसिकली रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मैं जरा यहाँ पर डिटेल में समझा देता हूँ आप लोग। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नाम से ही आप लोग समझ पाएंगे। रिन्यू का मतलब है कि ये नेचर के प्रोसेस से रिन्यू होते रहते हैं। ठीक है, रीअकरिंग इन नेचर है। रीअकरिंग का मतलब है ये वैनिश नहीं होते, खत्म नहीं होते। ठीक है, और हमारे पास ये एक अनलिमिटेड फॉर्म में है। अनलिमिटेड फॉर्म यानी कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में है ये हमारे पास। वही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि इनको रिन्यू नहीं किया जाता, वन टाइम यूज़ के हैं। रीअकरिंग नहीं होते, वन टाइम यूज़, यानी कि एक बार यूज़ करने पर ये वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हमारे पास लिमिटेड फॉर्म में है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर मैं रिन्यूएबल की बात करूँ तो सनलाइट, एयर, वाटर, सनलाइट, एयर एंड वाटर। वहीं नॉन रिन्यूएबल का एक एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। फिर आता है अपने पास थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से हमारे पास कितने तरह के रिसोर्स हैं, हमारे पास टोटल 4 तरीके के रिसोर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल रिसोर्सेज। सेकेंड वन इज द कम्युनिटी रिसोर्सेज। थर्ड वन इज द नेशनल रिसोर्सेज एंड द फोर्थ वन इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज बेसिकली जो मतलब एक समय पर कोई एक इंडिविजुअल यूज कर सके, फॉर एग्जांपल अ कार। ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्सेज यानी कि जो एक टाइम पे एक कम्युनिटी यूज कर सकती है, फॉर एग्जांपल अ कम्युनिटी पार्क। ठीक है, कम्युनिटी पार्क इसका एक सॉलिड एग्जांपल है। नेशनल जो एक कंट्री के, नेशन के सारे लोग यूज कर सकें, फॉर एग्जांपल रोड्स। इंटरनेशनल बेसिकली जो कंट्रीज यूज कर सकती हैं लेकिन विद प्रायर परमिशन, परमिशन के बिना इनको यूज करना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल द ओशियन, जैसे कि इसका एक बहुत सॉलिड एग्जांपल है। इंडिया इंडियन ओशन से मैंगनीज की एक्सट्रैक्शन कर सकती है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास परमिशन है। इंडियन ओशन से हम लोग मैंगनीज एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास परमिशन है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास 4 तरीके के रिसोर्सेज आते हैं। फर्स्ट वन इज द पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 बेसिस हैं, जिसमें सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मुझे आप लोग एक बात आइए, हम लोग 2025 यानी कि 21st सेंचुरी में हम लोग रहते हैं। आपको एक मैं कॉन्सेप्ट से ज़रा वाकिफ कराता हूँ, सप्लाई डिमांड रिवर्सल। जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं वो सब इससे कनेक्ट करेंगे। सप्लाई डिमांड रिवर्सल बेसिकली क्या होता है कि जब अगर मैं 100-200 ईयर्स पहले की बात करूँ तो पहले ना रिसोर्सेज की डिमांड इतनी नहीं थी, क्योंकि लोग अपना बड़ा ही सिंपल जीवन जो है वो व्यतीत करते थे। सप्लाई ज़्यादा थी रिसोर्सेज की, प्रॉब्लम्स थी नहीं। आज के समय में क्या हो गया, डिमांड ज़्यादा है रिसोर्सेज की और सप्लाई मार्केट में कम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं। अब जब ऐसा होता है ना तो 4 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के ऊपर। सबसे पहला, ऐसे में रिसोर्स क्या हो जाते हैं, रिसोर्स हो जाते हैं डिप्लीट। रिसोर्स डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज का जो रीजनरेशन रेट है वो तो बहुत स्लो है, लेकिन रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो रिसोर्स डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं।
पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। बेसिकली पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सब पॉल्यूशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। रीज़न हम लोग जानते हैं, डिमांड, सप्लाई और डिमांड का रिवर्सल। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ये तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं। ओजोन लेयर जो है वो पूरी तरीके से डिप्लीट हो रही है। अब जिनको ओजोन लेयर नहीं पता, मैं बता देता हूँ ज़रा। अगर ये अर्थ है तो इसके बाहर ना एक इमेजिनरी या एक लेयर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं, जो हमें सनलाइट की डायरेक्ट यूवी रेस से जो है वो प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब होने ये लगा है कि इसमें ना धीरे धीरे कुछ होल्स होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें होल्स होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से यूवी रेज जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से भेद रहा है, अर्थ एटमॉस्फेयर में वो घुस रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, जब ऐसा होता है कि जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो रिसोर्सेज अक्यूमुलेट होने लग शुरू हो जाते हैं इन फ्यू हैंड्स। अक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स, रिसोर्सेज की जो ओनरशिप है ना वो कुछ ही लोगों के पास हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं स्टेट करूं यहाँ पर, तो रिच लोगों के पास रिसोर्स का जो क्वांटिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और पुअर के पास बहुत ही लिटिल रिसोर्सेज रह जाते हैं, और जैसा कि हम लोग देख पाते हैं। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है, या अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो कंक्लूजन ये कहता है कि भाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का जो पेस ऑफ कंजम्पशन है इस वक्त, वो ये कुछ हमें पोजीशन जो है वो शो करता है जहाँ पर रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगे हैं, पॉल्यूशन लेवल बढ़ने लगे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। और एक इंपॉर्टेंटली कैसे बोल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। सर ग्लोबल वार्मिंग भी तो है। मैं आपको बता दूं, पिछली 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी के टेम्परेचर में पता है कितना डिफरेंस है? 0.6 डिग्री सेल्सियस का। 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज़्यादा है टेम्परेचर पिछली सदी से। आपको लग रहा होगा कि 0.6 डिग्री सेल्सियस कुछ ज़्यादा थोड़ी है, यार ये तो बहुत कम है, लेकिन आप ओवरऑल ग्लोब का देखेंगे तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, फ्लड जैसी सिचुएशन, सुनामी जैसी सिचुएशन बन रही है। क्या करें फिर इसको? तो 1992 में एक रियो ब्राज़ील में एक कॉन्वेंशन रखा गया इन द ईयर जून 1992, जहां पर 100 कंट्रीज के हेड्स ने मिलकर एक मीटअप जो है वो किया। 100 हेड्स जो है वो मिले। एक UNCED, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के ऊपर मतलब एक मीटिंग, एक चर्चा जो है वो हुई, जहां पर 100 कंट्रीज के 100 हेड्स ने मिलकर एक डिसीजन, एक सैंक्शन जो है वो क्या किया, एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है वो उन्होंने सैंक्शन किया, जिस एजेंडा 21 के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इस फॉर्म, अ डेवलपमेंट विच डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, यानी कि जिसका नेचर को कोई हार्म नहीं, प्रेजेंट की नीड्स भी पूरी हो। ठीक है, प्रेजेंट नीड्स आर फुलफिल्ड एंड फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बचे रहे, फ्यूचर रिसोर्सेज आर सेव्ड। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, इसी डेवलपमेंट को हम लोग ग्रीन डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, नेचर को नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट की नीड्स पूरी हो जाए, रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए बचे रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया। ग्लोबल डिजीजेस को कॉम्बैट करने की यहां पर बात रखी गई कि हर एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री की मदद करेगी ग्लोबल डिजीज को कॉम्बैट करने में, सच एज द एग्जांपल इज द कोविड-19। थर्ड इज टू हेल्प ईच अदर इन द केसेस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी में मदद करेंगे एक दूसरे की, अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने में मदद करेंगे। आप कहेंगे सर इसका नाम 21 क्यों है, 21 क्यों, 22 क्यों नहीं है, 37 क्यों नहीं है, 59 क्यों नहीं है? भाई देखो, एजेंडा 21 1992 में अडॉप्ट किया गया, मतलब 20th सेंचुरी। ये कहा गया कि भाई इसको 21st सेंचुरी से लागू होना है, इसीलिए इसको एजेंडा 21 जो है वो कहा जाता है। प्लस इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि हर लोकल गवर्नमेंट को अपना एक एजेंडा 21 बनाना चाहिए, विच मीन्स अ सेट ऑफ 21 रूल्स उसको बनाने चाहिए जहां पर वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आई होप आपको इतना टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी में समझ में आया होगा, किस तरीके से रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया गया है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, एजेंडा 21 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इस चैप्टर को मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आए कमेंट सेक्शन में उनको लिखिए। मैंने पिछले वीडियोस में भी कमेंट सेक्शन पे मैंने लगातार मैंने बच्चों की डाउट सॉल्व करी हैं। देखिए, इंटरेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सिर्फ इन वीडियोस को पढ़ेंगे, सुनेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। आपको खुद राइटिंग वर्क पर भी फोकस करना पड़ेगा।
सीबीएसई जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता है, वो एप्लीकेशन बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। तो आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करना काफ़ी नहीं है, उसकी एप्लीकेशन भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्लियर? मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, सॉइल्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।